हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल इंजरी की। तो देखिए, सेल इंजरी दो टाइप की होती है। एक रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है और दूसरी इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो जब सबसे पहले सेल इंजरी होती है तो वो मोस्टली रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, जो कि हाइपोक्सिया और अदर चीज़ों की वजह से होती है। और इरिवर्सिबल इंजरी जो होती है सेल इंजरी, ये लेट होती है लेकिन इसके बाद नेक्रोसिस होना तय होता है। तो आइए देखते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी कैसे होती है। देखिए, ये हमारी नॉर्मल सेल है और ये रिवर्सिबल सेल इंजरी में चेंजेस आए। तो देखिए, रिवर्सिबल सेल इंजरी में कॉज क्या होता है, डिक्रीज एटीपी। एटीपी घट जाएगी, जिसकी वजह से डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम पोटेशियम पंप। तो कैल्शियम और सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कम हो जाएगी एटीपी कम होने की वजह से। तो उसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। तो देखिए, सेलुलर स्वेलिंग में जैसे साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, सब में स्वेलिंग आ जाएगी, विच इज़ द अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का सबसे पहला जो मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होता है वो यही सारी चीज़ें होती हैं कि सेलुलर स्वेलिंग होगी, उसमें ये सारी चीज़ें स्वेल कर जाएंगी। और उसके बाद फिर देखिए और क्या चेंजेस आएंगे, राइबोसोमल या पॉलीराइबोसोमल डीअटैचमेंट। तो राइबोसोम जो होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डीअटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी। और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंज हो जाएगी। इसमें क्या आएगी, ब्लेबिंग आ जाएगी। तो देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मली इस तरह थी, इस तरह। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये यूं 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 हो गई है। देखिए यहाँ पे ये ब्लेबिंग है, ये पूरा, ये ब्लेबिंग, ये ब्लेबिंग। तो ब्लेबिंग हो गई। और न्यूक्लियर चेंजेस आ जाते हैं, जैसे क्रोमेटिन क्लम्पिंग हो जाती है। तो ये देखिए, ये क्रोमेटिन यहाँ पे क्लम्प कर गए, ये वाला। और फिर उसके बाद है रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन। फंक्शन जो होगा बहुत तेज़ी से लॉस होगा, जैसे मायोकार्डियल सेल्स जो होती हैं वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाती हैं 1 से 2 मिनट की इस्चीमिया में ही। और माइलिन फिगर्स एग्रीगेशन ऑफ पर ऑक्सीडाइज्ड लिपिड। और तो पता चला कि ये सारी चीज़ें ये रिवर्सिबल सेल इंजरी है। और इसमें अगर हम कंडीशन प्रॉपर कर दें, प्रॉपर ऑक्सीजन दें, तो एटीपी बढ़ जाएगी और एटीपी बढ़ेगी तो ये सेल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब यही रिवर्सिबल सेल इंजरी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हो जाती है या कोई और दूसरा कॉज हो जाता है, तो ये इरिवर्सिबल इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। और इरिवर्सिबल में देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। देखिए, जगह जगह से फ्रेगमेंट हो गई है, जिसकी वजह से साइटोसोलिक एंजाइम जो होंगे जैसे ट्रोपोनिन, ये सब क्या होंगे, लीक आउटसाइड ऑफ सेल, सेल से बाहर आ जाएंगे ये सारे एंजाइम्स। इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। और एक्टिवेशन ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। तो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लॉस होगी, उसकी वजह से एटीपी कम हो जाएगी। और रेप्चर ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो होंगे ये रेप्चर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑटोलाइसिस हो जाएगी। और न्यूक्लियर डिग्रेडेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे पाइकनोसिस, यानी न्यूक्लियर कंडेंसेशन। और कैरियोहेक्सिस ये होगा जैसे न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कॉज्ड बाय एंडोन्यूक्लियस मीडिएटेड क्लीवेज। तो न्यूक्लियस के जो फ्रेगमेंट होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और किससे होंगे, एंडोन्यूक्लियस की वजह से होंगे। और इसको हम बोल देंगे कैरियोलिसिस। ये फिर यानी कैरियोलिसिस हो जाएगी, न्यूक्लियस जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियर डिसोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, एमॉर्फस डेंसिटीज इंक्लूजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी थी और फिर ये इवेंचुअली क्या होता है, सेल डेथ हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेल में नेक्रोसिस होगी और पूरे पूरे टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाएगी।